गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी, ठीक है। तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। जी हाँ, हमेशा इसे ग्राम ही प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये ग्राफ नहीं होता है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ ग्राफिकल presentation it is graphical presentation of activity of heart। एक्टिविटी ऑफ हार्ट या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसका मतलब आपको साफ साफ पता लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है या जो किसके बारे में है? एक्टिविटी ऑफ हार्ट के बारे में। मतलब हार्ट कैसे कैसे एक्टिविटी कर रहा है उसको एक ग्राफ में बनाना या ग्राफ के थ्रू वो हमें दिखना, वो क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हमें पता लग गया कि क्या है। एक ग्राफ के अंदर जो भी हमारे हार्ट की एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है उसको हमने बोला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? एक्चुअली बहुत सारे लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे समझते हैं? जो ग्राफ होता है उसे ग्राफ समझते हैं। बिल्कुल समझना चाहिए, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग तो ये जो ग्राफ बना हुआ होता है इसको समझते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है डिवाइस या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, हम ऐसा कह सकते हैं। डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस of heart and present it in a यहाँ पे लिख सकता हूँ present in a form of ECG या इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। मतलब जो ग्राफ होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जी हाँ, यहाँ पे हम ग्राफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जो ग्राफ होता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, वो क्या होता है? एक डिवाइस है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकल के आ रहा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है जो आउटपुट आएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब है आउटपुट आना, और ईसीजी का जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है उसका मतलब है जो डिवाइस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाल रही है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड या सिमिलर टाइप के कुछ वर्ड सुनने को आते हैं हमें। एक हमने सुना है ईईजी, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं ENG। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेस्टैग्मोग्राम। इलेक्ट्रोनेस्टैग्मोग्राम क्या होता है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा नेस्टैग्मस। नेस्टैग्मस का मतलब होता है जब आई की अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है। आई हमारी इधर उधर डोलने लग जाती है, उसको बोलते हैं नेस्टैग्मस। तो इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ, क्या बोलेंगे? एक्टिविटी किसकी? एक्टिविटी ऑफ आई की जब एक्टिविटी को हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेस्टैग्मोग्राम। ठीक है। अब हम बात करते हैं ईसीजी पेपर की। तो ईसीजी पेपर हमको पता है ऐसे कुछ होता है। ठीक है, जो ग्राफ पेपर होता है मैं उसको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस
एक ये बड़ा बॉक्स है, ऐसे ऐसे 5 बॉक्स है सपोज, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसे 5 स्क्वायर है छोटे छोटे, क्लियर हो गया। ऐसे ही इसमें भी 5 स्क्वायर हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो अब जो ये एक है, जो ये एक है, ठीक है, ये अगर सपोज मैं एक बड़े बॉक्स की बात कर रहा हूँ तो एक बड़ा बॉक्स ये है, ठीक है। इसके अंदर 5 छोटे छोटे बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 बॉक्स कितने mm का है? 1 mm का है, ठीक है। मतलब एक बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स, 1 स्मॉल बॉक्स कितने mm का है? 1 mm का है, क्लियर हो गया। तो 5 स्मॉल बॉक्स कितने mm के होंगे? 5 स्मॉल बॉक्स 5 mm के होंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक जो बड़ा बॉक्स है, 1 बिग बॉक्स भी कितने mm का होगा? 5 mm का होगा, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ 1 स्मॉल बॉक्स में जो टाइम लगता है, ECG की जो स्पीड होती है एक स्मॉल बॉक्स को क्रॉस करने के लिए, वो होती है 0.04, क्लियर है। तो 5 स्मॉल बॉक्स को क्रॉस करने के लिए कितनी लगेगी? 0.2 सेकेंड, ठीक है, 0.2 सेकेंड। तो इतनी बात याद रखनी है आपको कि ये 5 mm के बॉक्स को क्रॉस करने में जो ECG की स्पीड लगती है वो लगती है 2 सेकेंड, ठीक है। तो 25 बॉक्स, अब मैं बोलूँ कि 25 बॉक्स हैं इसके अंदर, क्या बोलूँ, 25 बॉक्स हैं, 25 बॉक्स को मैं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 25 बॉक्स में जितना भी टाइम लगेगा हम सीधे निकालते हैं 25 mm, ठीक है। तो 25 mm कब होगा? 5 mm का ये है, 5 mm का ये है, 5 mm का ये है, ऐसे करके जो 25 mm इज इक्वल टू 5 बिग बॉक्स, ठीक है। ये 25 25 25 25 जोड़ते रहो आप। तो 25 mm जाने में कितना टाइम लगेगा? मतलब एक में 0.2 सेकेंड लगता है, ठीक है, 25 में, तो 5 बिग बॉक्स में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो लगेगा हमारा कितना, वो लगता है 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब सिंपल सा, आपको ये सब याद भी नहीं रहेगा तो आपको ECG की स्पीड अगर कहीं पे पूछी जाती है तो आप ऐसा बोल सकते हो, ECG की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 25 mm पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में ECG की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 25 mm पर सेकेंड होती है। अब बात करते हैं लीड्स के बारे में। आपने पढ़ा होगा ECG को हम हमेशा 12 लीड ECG या 5 लीड ECG बोलते हैं। पहले बात हम 12 लीड की ही करते हैं क्योंकि 12 लीड ही ज़्यादातर यूज़ होती है। अब 12 लीड ECG को बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इसमें क्या होती होंगी, 12 अलग अलग ऐसे लीड्स निकलती होंगी जिसको हम पेशेंट पे लगाते होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि 12 लीड क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम इलेक्ट्रोड समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? इलेक्ट्रोड। तो 12 लीड ECG में 10 इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोड्स ही वो होते हैं जिनको आप ह्यूमन बॉडी से अटैच करते हो, ठीक है। तो सपोज़ ये कोई ह्यूमन बॉडी है, सपोज़ कर लो यार, सपोज़ करने में क्या जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? कोई ह्यूमन बॉडी है। पैर कहाँ से बनाऊँ उसके? ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, रुक जाओ, फिर इसको थोड़ा सा इसके हाथ सीधे बनाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल बना रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब मैं बात कर रहा हूँ, सपोज़ 10 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो 10 कहाँ पे लगते हैं? तो 10 तो लग जाते हैं हमारे चेस्ट पे, जिनको चेस्ट लीड बोला जाता है। 10 नहीं लगते हैं, 6 लगते हैं। तो 6 होती हैं चेस्ट लीड, चेस्ट लीड, सॉरी चेस्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। क्लियर हो गया? V1 से लेके V6 तक, मतलब V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये होती है हमारी चेस्ट लीड्स, ठीक है। V1 से लेके V6 तक। क्लियर हो गया? उसके अलावा 4 होती है हमारे लिम्स में, राइट फुट में, लेफ्ट फुट में, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो ये लगा दिए मैंने 4, तो कितने हो गए टोटल? 10। तो हमेशा ये याद रखना, जो ह्यूमन पे प्लेस करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स, वो कभी भी लीड नहीं कहलाती हैं, ठीक है। लीड का मतलब यहाँ पे वायर नहीं है।
अब हम बात करते हैं कि लीड क्या होती है। इलेक्ट्रोड तो हमने बता दिया कि प्लेस होती है। ये 6 लीड कैसे प्लेस करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। लिम्ब वाली तो आसान है, जेली लगा के हमने लिम्ब पे पेस्ट कर दिया, उन पे लिखा रहता है राइट एफ लेफ्ट एफ ऐसे करके लगा दिए हमने, ठीक है। 4 इलेक्ट्रोड तो हमने लगा दिए जो हमारे राइट आर्म के थे, लेफ्ट आर्म के थे। अब हमारे पास, अब हम बोलते हैं कि यार फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड तो हमको पता लग गया, इलेक्ट्रोड तो हमने 10 ही लगाए, तो 12 लीड ईसीजी क्या है। एक्चुअली ये 10 लीड जो 10 इलेक्ट्रोड्स हैं वही हमको जानकारी देते हैं 12 लीड के बारे में। लीड क्या होती है देख लेते हैं। तो सपोज़ ये फिर से इंसान था, ठीक है, सिंपल सा हम बनाते हैं इसको, पता नहीं कैसे बन रहा है, ठीक। तो ये एक इंसान है, इसके पैर हैं बेकार से और इसके हाथ हैं। तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था तो 6 लीड तो होती हैं चेस्ट लीड। तो 6 लीड जहाँ पे चेस्ट लीड होती हैं वहीं पे होती हैं, वहाँ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेके देती है। अगर हमें चेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रही है तो उसको बोला हमने लीड, चेस्ट लीड, ठीक है। तो चेस्ट लीड और चेस्ट इलेक्ट्रोड, मतलब जितनी चेस्ट लीड होती हैं उतने ही चेस्ट इलेक्ट्रोड भी होते हैं, मतलब चेस्ट इलेक्ट्रोड जितने होते हैं उतनी ही चेस्ट लीड भी होती हैं। तो 6 इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, 6 डायरेक्शन से हमको हार्ट के बारे में, जैसे ये हार्ट है तो इसके अलग अलग जगह से हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम प्लेस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब इसी के साथ हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो 6 तो हमारी लीड हो गई, वही हार्ट वाली जो 6 इलेक्ट्रोड थे हार्ट के, उन्होंने हमको 6 जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब हमारे 2 हैंड्स पे थे और 2 फुट पे थे, ये इलेक्ट्रोड भी कुछ लीड्स प्रोवाइड करेंगे हमें। लीड्स का मतलब इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए आप, ठीक है। तो पहले, उससे पहले हमको जानकारी ये लेनी पड़ेगी, जो हमारे राइट फुट का होता है वो होता है, उसको वो कहलाता है न्यूट्रल, मतलब वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसमें कोई जान नहीं होती है। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ लेते हैं। तो हमको पता चल गया अब राइट वाला न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये तीनों बचे हैं जो ये पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसको ऑगमेंटेड वेक्टर राइट बोलते हैं, इसको ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट बोलते हैं, इसको ऑगमेंटेड वेक्टर फुट बोला जाता है। तो ये तीनों का नाम आप अच्छे से याद रखना। एक बार ये भी पूछा गया है कि AVR का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऑगमेंटेड वेक्टर, कहीं पे वोल्टेज भी दिया होगा, कहीं पे वेक्टर भी दिया होगा, तो आपको ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट और राइट याद रखना है। अब ये भी 3 जगह से हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो 6 + 3 लीड हो गई, कितने हो गई, 9 हो गई, ठीक है। ये भी क्या होती है, मोनोफेजिक होती है। मोनोफेजिक मतलब केवल एक ही जगह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उनको मोनोपोलर कहते हैं। हम क्या कहते हैं, मोनोपोलर कहते हैं। मतलब ये तीनों ने केवल एक ही जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, मतलब इसने केवल फुट के बारे में, इसने केवल यहाँ के बारे में, उसने केवल वहाँ के बारे में, इसीलिए इनको मोनोपोलर बोला जाता है। तो 6 और 3 हो गई 10, जितने इलेक्ट्रोड 6 और 3 हो गए 9, ठीक है। एक हमारा बेकार वाला इलेक्ट्रोड है, वो कुछ देता ही नहीं है। अब इनके बीच में जो ऑगमेंटेड लीड है, ये सारे, ये 9 के 9 मैं बोल सकता हूँ कि मोनोपोलर है, ठीक है। अब इन मोनोपोलर्स जो ऑगमेंटेड लीड हैं उनके बीच में भी कुछ उनके बीच से भी कुछ इलेक्ट्रोड्स हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स नहीं, मतलब उनके बीच से भी हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो राइट और लेफ्ट के बीच में, ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, ध्यान देना। राइट और लेफ्ट के बीच में जो लीड होती है उसको बोला जाता है फर्स्ट लीड। इन दोनों के बीच से भी कोई इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अभी तो ये केवल यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, ठीक है, 3 जगह से दे रहे थे। अब जो राइट वाला ऑगमेंटेड वेक्टर राइट और ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट है, उनके बीच से भी एक इन्फॉर्मेशन आती है, उसको हमने बोला क्या, फर्स्ट लीड। और जो दूसरी लीड कहाँ से आती है, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट और लेफ्ट फुट, क्योंकि इससे तो आएगी नहीं राइट फुट से, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, मतलब हम फुट, ऑगमेंटेड वेक्टर फुट से और ऑगमेंटेड वेक्टर राइट से भी एक इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको हमने बोला सेकेंड लीड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, जो हमारा ऑगमेंटेड वेक्टर फुट है और ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट है, उसके बीच से भी एक इन्फॉर्मेशन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्ड लीड। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी लीड कहाँ पे होती है। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट लीड कहाँ पे होती है, बिटवीन AVR एंड
AVL। सेकेंड लीड कहाँ पे होती है? AVR बिटवीन AVR एंड AVF। थर्ड लीड कहाँ पे होती है? बिटवीन AVF एंड AVL। तो ये थी लीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, ये तीनों लीड एक ट्रायंगल बना रही हैं। इसी को बोला जाता है एंटोन वैन ट्रायंगल। क्या बोला जाता है? एंटोन वैन ट्रायंगल। एंटोन वैन ट्रायंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिसने ECG को डेवलप किया था, ECG को जिन्होंने बनाया था, उनका नाम ही क्या था? विलियम, क्या था उनका नाम? विलियम एंटोन वैन, ठीक है। विलियम एंटोन वैन ने क्या किया था? ECG को डेवलप किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा आगे भी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे ECG के बारे में सिंपल। अब हम देखेंगे चेस्ट लीड्स के बारे में। क्लियर हो गया? ठीक है। उससे पहले ये मैं बता देता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन होता है। तो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन से चेस्ट लीड आती हैं? उसमें आती हैं चेस्ट लीड्स हमारी, हमको पता है, हम ऐसे ही तो प्लेस करते हैं V1 V2 V3 V4 V5। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो भी होता है, ठीक है, उसमें जो भी लीड आती हैं वो कहलाती है मोनोपोलर। हॉरिजॉन्टल लीड में कौन सी? हॉरिजॉन्टल लीड होती है मोनोपोलर। ऑगमेंटेड लीड भी आपको पता लग गई मोनोपोलर होती हैं। तो ये वाली जो कौन सी, ये कौन सा एक्सेस है? इसको हम वर्टिकल एक्सेस कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन पे कौन से लीड आते हैं? जो बाइपोलर होते हैं, ठीक है। बाइपोलर मतलब जो दो जगह से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं या जिनके दो पोल हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लीड है उसके भी दो पोल होंगे, ठीक है। राइट और लेफ्ट वाले के भी दो पोल होंगे। फिर ये यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है, इसके भी दो पोल है, ठीक है। जिसके एक पोल है उनको यूनिपोलर बोला और जिसके दो पोल हैं उनको बाइपोलर बोला, ठीक है। तो चेस्ट लीड हमेशा क्या होती हैं? यूनिपोलर होती हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो अब हम देखते हैं चेस्ट लीड के बारे में, ठीक है। हंसेगा कोई नहीं, सिंपल डायग्राम है। सबसे पहले आपको समझना है ये क्या है जो रॉड सी लगी है बीच में, ये स्टर्नम है, ठीक है। अब तो इस पर जो फर्स्ट वाली रिब्स लगी है इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट रिब हो गई, फिर सेकंड रिब हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई। ये कौन सी है? रिब है। इस साइड में भी सेम है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और इसके नीचे 6 7 8 बाकी की लगी हुई हैं। क्लियर हो गया? अब इनके बीच में फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा स्पेस रहेगा? फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। क्या रहेगा? फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस बोल सकता हूँ उसको। सेकंड और थर्ड के बीच में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कौन सा होगा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा, ठीक है। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हमको जैसे ही मिल गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आसान और कर देते हैं। यहाँ से भी एक्सिला के लगभग सीधे अगर हम एक लाइन एक्सिलरी लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिल जाएगा। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के जैसे ही हमारे स्टर्नम के जस्ट राइट पे, मतलब उसमें हम ये नहीं देखेंगे यहाँ लगाएं, जस्ट लगा देना है वहीं पे V1 वाली लीड लगा दी हमने, ठीक हो गया। पहली लीड हमारी लगेगी फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट टू द स्टर्नम, लेफ्ट टू द स्टर्नम सेम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे क्या लगेगा? V2 लगेगा। क्या लगेगा? V2 लगेगा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे। किस पे? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ही। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं V3 को छोड़ देते हैं, V4 की बात करते हैं। V4 लगेगा हमारे किस में? कौन सा स्पेस है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हम V4 को लगा देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कहाँ लगाएंगे? जस्ट लगा देंगे या लास्ट लगाएंगे? कहाँ पे लगाएंगे? एंटीरियर लगाएंगे, पोस्टीरियर लगाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। V4 के लिए बस एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा स्टर्नम जा रहा होता है ऊपर से, ठीक है, स्टर्नम जा रहा होता है ना, सॉरी क्लेविकल जा रही होती है ना, ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल ब्यूटी बोन जा रही होती है। तो ब्यूटी बोन का मिडवे ले लेना है। क्या ले लेना है? उस ब्यूटी बोन के मिडवे पे लगा देनी है V4, मतलब बीचों बीच लगा दी हमने V4। किसके बीच में? मिडवे के बीच में, क्लेविकल की सीध में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। कहाँ पे? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगा दी हमने V4। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं V3 की। V3 को कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे हमने V2 लगाया था और V4 लगाया था उसी के बीच में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगा देंगे हम V3। क्लियर हो गया? अब हमारे 4 लीड लग गई हैं। फर्स्ट हमने राइट लगा दी थी, लेफ्ट लगा दी थी, V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही,
तो फोर्थ लगा दी थी हमने मिडवे क्लेविकल, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के फिफ्थ मिडवे, मिड क्लेविकल एरिया में, मिड क्लेविकल एरिया में हमने क्या लगा दी थी, ये लगा दी थी V4। अब V5 कहाँ पे लगाएंगे, ध्यान देंगे V5 कहाँ पे लगाएंगे। अब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक्जिला है। अगर हम यहाँ पे अभी V6 को हटा देते हैं, ये क्या है यहाँ पे एक्जिला है, तो ये एक्जिला के एंटीरियर, एक्जिला यहाँ पे है तो एक्जिला के एंटीरियर पे ही और फोर्थ के लेवल पे, V4 के लेवल पे ही एक्जिला के एंटीरियर, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे हम लगा रहे हैं, ठीक है, और लेवल ऑफ द V4 पे लगा रहे हैं, एंटीरियर एक्सिलरी एक्जिला के एंटीरियरली लगा रहे हैं और V4 के लेवल पे लगा रहे हैं, तो इसको हम V5 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब लास्ट बात जो आती है, मिड एक्सिलरी लाइन कहाँ पे होगी, एक्जिला ये है, ये एक्जिला है, सपोज ये आपका एक्जिला है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी मिड लाइन करूँ तो कैसे जाएगी, ऐसे 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 आएगी। तो यहाँ कहीं पे, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ कहीं पे हमारा क्या बनेगा, मिटा रहा हूँ मैं, एक्जिला पे ही एग्जैक्ट मिड एक्सिलरी लाइन पे ही हमारा लग जाएगा V6। ये भी किसके लेवल पे होगा, V5 के लेवल पे होगा। क्लियर हो गया आपका। तो V6 लगेगा कहाँ पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे, V5 लगेगा किसके बीच में, V4 और V5 के बीच में, जहाँ पे एंटीरियर एक्सिलरी एक्जिला के एंटीरियरली क्या लगेगा, V5 लगेगा। V4 कहाँ पे लगेगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकल लाइन अगर हम बनाएं एक, ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा V4, V2 लगेगा लेफ्ट टू द स्टर्नम, और V4 और V2 के बीच में लगेगा, V2 और V4 के बीच में क्या लग रही है हमारी, V3 लग रही है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। मैंने बोला कि ये हमारा फोर्थ क्लेविकल इंटरकोस्टल स्पेस था, जैसे फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड और थर्ड के बीच में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड और फोर्थ के बीच में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमें कहीं दूर नहीं जाना, जस्ट राइट टू द स्टर्नम पे लगा देना है। जस्ट राइट टू द स्टर्नम पे हम क्या लगाएंगे, V1। जस्ट राइट टू द लेफ्ट टू द स्टर्नम पे क्या लगाएंगे, V2 लगा देंगे। V4 कहाँ पे लगाएंगे, V4 लगाएंगे हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चले जाएंगे। V3 को भूल जाएंगे, अभी V4 पे चले जाएंगे। V4 पे हमको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे लगानी है। तो हम एक जो हमारी यहाँ से क्लेविकल निकल रही थी, ब्यूटी बोन निकल रही थी, वहाँ से एक उसके मिड लाइन से बीचों बीच, अगर हम अपने जहाँ तक हमें अपने क्लेविकल बोन दिख रही है उसका मिड करेंगे, तो मिड कहाँ पे आएगा हमारा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। वहाँ पे हम कर देंगे V4 को, V4 के जस्ट बराबर में, जस्ट लेवल पे, V4 के लेवल पे, लेकिन एंटीरियर एक्जिला से एंटीरियर हम लगा देंगे V5 को। V6 को मिड एक्सिलरी लाइन पे हमको प्लेस कर देना है। ठीक, तो इट्स ऑल अबाउट द कि ये 6 लीड को कहाँ पे प्लेस करना है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है।